हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज मानव विकास के 4 स्तंभ। ये पार्ट 2 होगा। मानव विकास चैप्टर है और ये क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है। इसका ऑलरेडी एक पार्ट आ चुका है, ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मानव विकास के जो 4 स्तंभ होते हैं, पहला समता, सेकंड सतत पोषणीयता, थर्ड उत्पादकता एंड फोर्थ सशक्तिकरण। ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में दिया रखा है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इनको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एक तरीके से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप बुक की रीडिंग लगा लीजिएगा। तो समता का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी अवसर उपलब्ध हो रहे हैं उन अवसरों तक समान पहुँच कराना। मीन्स दैट इसका ये मतलब हुआ कि जो भी व्यक्ति पिछड़े हैं या फिर जो लोग, जो मनुष्य, जो मानव, जो व्यक्ति गांव में रहते हैं और जिनको इतनी नॉलेज नहीं है ड्यू टू टेक्नोलॉजी के कारण, आप देख सकते हैं कि आज जो जितनी भी खबरें हमारे पास पहुंचती हैं, जितनी भी सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारे पास पहुंचती हैं, वो या तो फ़ोन के ज़रिए, या तो अखबार के ज़रिए, या तो टेलीविज़न के ज़रिए ही पहुंचती हैं। तो जैसे जो ग्रामीण इलाके होते हैं, गांव होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की कमी बहुत कम है। कई गांव में तो पूरी तारें ही नहीं बिछी हुई हैं, जिसके कारण टेक्नोलॉजी नहीं है वहाँ पे फ़ोन उपलब्ध नहीं है सही से, वहाँ पे टीवी नहीं है। हाँ, गांव में रेडियो देखने को मिलता है, जिसके ज़रिए उनको रोज़मर्रा की न्यूज़ेस मिलती रहती हैं रेडियो के ज़रिए, पर वो भी गांव में इक्का दुक्का लोगों के घर में ही मिलेगा, सबके घर में नहीं है। तो यही एक मेन चीज़ कारण है कि ग्रामीण लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। काफ़ी ग्रामीण लोग तो उभर के आ चुके हैं आगे, पर अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण लोग हैं जो कि पीछे के पीछे ही हैं। वो क्यों पीछे हैं? क्योंकि सरकार जो अवसर उपलब्ध करा रही है उनको उसकी पहुँच ही नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सरकार ने क्या उनके लिए अवसर उपलब्ध कराए हैं, उनके लिए क्या योजनाएं लाई हैं। जैसे कि अभी उज्ज्वला योजना और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कई सारी योजनाएं जो सरकार द्वारा लागू की गई हैं, वो अभी भी ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंची हैं। क्यों नहीं पहुंची हैं? क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, उनको इसके बारे में खबर ही नहीं है। तो फॉर्म कैसे भरेंगे? फॉर्म नहीं भरेंगे तो उनके पास योजनाएं नहीं आएंगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लोग जो होते हैं वो इसलिए भी नहीं बताते, इसलिए भी उनको पीछा मानते क्योंकि उनकी जाति को लेकर के भेदभाव कर देते हैं। उनकी लिंग, उनकी प्रजाति, उनकी आय, उनकी जाति, इन सब को लेकर भी भेदभाव ग्रामीण इलाकों में बहुत देखा गया है। तो इसका आप सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं कि लोगों को जो भी अवसर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाए या फिर जो भी योजना सरकार के द्वारा चलाई जाए, वो लिंग, जाति, प्रजाति, आय, व्यवसाय, ये सब देख के, ये सब बिना मतलब इनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उसकी लिंग क्या है, उसकी प्रजाति क्या है, उसकी आय कितनी है, उसकी जाति क्या है, उसका व्यवसाय क्या है, इन सब में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास हर एक चीज़ की समान पहुंच होनी चाहिए कि अभी क्या हो रहा है देश में कौन सी योजनाएं आई, कौन सी योजनाएं गई, ताकि हर व्यक्ति बराबर से उन योजनाओं का लाभ उठा सके। सेकंड है इसका सतत पोषणीयता। इस शब्द से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, सबको ही पता है कि सतत पोषणीयता का मतलब क्या है। सतत पोषणीयता आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, अभी आप ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं, तो इसका एक ही, इकोनॉमिक्स में इसका एक अलग अर्थ है जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, और इसको ज्योग्राफी में एक अलग अर्थ है। ज्योग्राफी में है कि संसाधनों का इस्तेमाल बिल्कुल सीमित करना चाहिए। ये नहीं कि उसका दुरुपयोग ही करते जा रहे, कोई भी संसाधन का हम बिल्कुल इतना उपयोग कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमने कुछ नहीं बचाया। तो इसमें आप ये लिख दीजिएगा कि जो आने वाली पीढ़ी है, यानी कि जो संसाधनों का इस्तेमाल होना चाहिए वो ऐसे करें जिसमें जो आने वाली पीढ़ी है वो भी, उनको भी मतलब कोई कमी ना महसूस हो कि हाँ संसाधन है, हम भी इनका उपयोग कर सकते हैं। अभी हम लोग उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काफ़ी कुछ बचा के रखना चाहिए। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है उत्पादकता। उत्पादकता मतलब ये देखिए, उत्पादकता मैंने इसमें अंडरलाइन कर दी है, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए या फिर अपनी नोटबुक के लिए। तो उत्पादकता का जो मीनिंग है वो ये है, मैं रीड कर देती हूँ। यह उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है।
लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता मतलब, तो बच्चों उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, यानी कहाँ पे थे, हाँ, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अतः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ा के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्यक्षमता बेहतर होती है। मैं आपको इसकी एक सिंपल सी मीनिंग बता देती हूँ। 1 सेकेंड, इसको मैं तो बच्चों इसकी ये डेफिनेशन होगी उत्पादकता कि लोगों के अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकेंगे, जिससे वो उत्पादकता बढ़ा सकेंगे। उनके ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए, उनके विकास में वृद्धि होनी चाहिए, उनके ज्ञान का विकास होना चाहिए। उनके जो मानव श्रम उत्पादकता में मतलब लोगों को अगर मैं बोलूँ कि सामर्थ्य बनाना चाहिए, उनको सक्षम बनाना चाहिए, ताकि जो मानव श्रम की उत्पादकता है वो हमेशा निरंतर हमेशा बढ़ती रहे, उसमें कोई भी उत्पादकता में कमी ना आए। वो कमी कब नहीं आएगी, जब लोगों को सामर्थ्य और सक्षम वो बनेंगे, उनके अंदर जब ज्ञान होगा कि कौन सा काम कैसे होना चाहिए, कौन सा काम सही तरीके से होना चाहिए। और चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा उत्पादकता को लेकर कि चिकित्सा जो है उस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। क्यों उपलब्ध होनी चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तो ऐसा नहीं है, अभी फैक्ट्रियों में तो ज़्यादातर काम मशीनें ही करती हैं, पर अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं या फिर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कंपनियों में आप देखेंगे कि मानव श्रम भी होता है, तो वहाँ पे लोगों को चोट लग जाती हैं, लोग फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो इसके लिए उत्पादकता में अगर वृद्धि होगी, वो कब होगी? जब लोग सही होंगे, लोगों के पास ज्ञान होगा सही से कि ये कार्य कैसे होना चाहिए, लोग समर्थ होंगे, सक्षम होंगे उस कार्य को करने के लिए, और वो स्वस्थ होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो स्वस्थ होंगे। स्वस्थ कैसे होंगे? इसलिए क्योंकि वो उसमें यही पॉइंट होगा इसमें कि यही एक इसमें बच्चों मेन पॉइंट होगा कि चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्यक्षमता बेहतर होगी। अगर चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होंगी तो उनके अंदर कार्यक्षमता जो कि वो और अच्छी होगी, क्योंकि उनके अंदर फिर अगर आप उनको कभी चोट लग जाएगी तो वो चिकित्सा द्वारा यानी डॉक्टर्स द्वारा वो ठीक हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हो सकती है। कैसे हो सकती है कि मनुष्य के अंदर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, वो सामर्थ्य होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए, उसके विचारों में वृद्धि होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, उसके विचारों का विकास होना चाहिए, उसको हर एक काम करने की मीन्स दैट वो जिस भी प्रोडक्ट को बना रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने का उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव विकास के 4 स्तंभ में जो सबसे लास्ट स्तंभ है वो है सशक्तिकरण। इसका अर्थ है, अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियाँ की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। इसमें काफ़ी देखा जाए तो एक तरीके से काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिख दिया है। तो सशक्तिकरण का एक सिंपल सा अर्थ ये है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जो आर्थिक सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनको हर तरीके से सामर्थ्य बनाना, सक्षम बनाना, ताकि वो समाज में आगे आ सके और उनको भी कई सारे विकल्पों को मतलब वो कई सारे विकल्प को चुन सके, उनको ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त हो कि वो जो देश में मतलब उनके पास विकल्प चुनने की स्वतंत्रता हो। आप ये मेन पॉइंट लिख दीजिएगा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। उनको वो अभी भी पिछड़े, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से सामर्थ्य सक्षम बनाना, ताकि वो अपने विकल्प को खुद चुन सकें और वो अपने विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र हों। इसमें यही बताया गया है। आप जो मैंने डेफिनेशन बोली वो भी लिख सकते हैं या फिर जो एनसीईआरटी में वो भी लिख सकते हैं।
और एक मेन पॉइंट, मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं, जो पेपर में पूछे तो ऐसे ही मत लिखना कि समता, उत्पादकता, सतत पोषणीयता और सशक्तिकरण। ये गलत हो जाएगा। ये चारों स्तंभ को 1 बाय 1 जैसे इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4 ऐसे ही लिखना है। पहला अगर समता है तो समता ही लिखना है, फिर देन सतत पोषणीयता, फिर उत्पादकता, देन सशक्तिकरण। ऐसे आपको पेपर में लिखना, ऊपर नीचे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं मानव विकास के उपागम में। तो पहला उपागम है आय उपागम, सेकंड कल्याण उपागम, थर्ड न्यूनतम आवश्यकता उपागम एंड फोर्थ क्षमता उपागम। क्षमता उपागम, सॉरी। तो मैं इनको भी 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मैं इसको रीड कर रही हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। मानव विकास का सबसे पुराना उपागम आय उपागम। ये सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है 1 मार्क्स में कि सबसे पुराना उपागम कौन सा है, तो आपको लिखना है आय उपागम। इसमें मानव विकास के हाँ, ये देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया कि आय उपागम सबसे पुराना उपागम। प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिएगा बुक में, ये 1 मार्क्स का आपको पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में। इसको भी सबसे पुराना उपागम कहाँ पे थे? हाँ, इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। तो बच्चों, इसमें पहला पॉइंट तो आपको बताया गया है कि जो मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है वो आय उपागम है। देन इसमें सेकंड आपको बताया गया कि जो मानव विकास है उसको हमेशा से ही आय के साथ जोड़ के देखा जाता है। क्यों जोड़ के देखा जाता है? क्योंकि आप देखेंगे कि जितना लोगों के पास मतलब वो जितना अधिक जिन व्यक्तियों के पास पैसा होता है उनका उतना ही विकास होता है। अब गरीब लोग होते हैं जो उनके पास अगर इतना पैसा नहीं हुआ, इतनी आय नहीं, तो उनका विकास कहाँ से होगा? वो ना ही अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, ना ही अच्छी चिकित्सा पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि उनके पास आय नहीं है। आय जिनके पास होगा वो एक अच्छे स्कूल में भी जा सकते हैं, अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, स्वच्छता का भी ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए भी मैं बोलती हूँ कि आय उपागम जो है वो सीधा सीधा डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये विकास के साथ जोड़ के देखा जाता है। क्योंकि जितना आय का स्तर ऊंचा होगा, क्योंकि जितना भी आय का स्तर अगर ऊंचा होगा, मानव विकास भी उतना ही ऊंचा माना जाता है। जितना आय का स्तर नीचे, उतना ही मानव विकास का स्तर भी नीचे। क्योंकि आपने हमेशा से देखा होगा जिन लोगों के पास पैसा बहुत होता है, जिनके पास आय अच्छी खासी है, तो उनका विकास आप देखेंगे हमेशा वो बढ़ता ही चला जाता है। पर जिनके पास निम्न आय होती है, इतनी आय नहीं होती है, इतना पैसा नहीं होता है, उनका विकास हमेशा घटता ही है। मतलब वो इतना क्योंकि नहीं है, वो अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, वो अच्छी चिकित्सा नहीं ले सकते, वो शिक्षित नहीं हो सकते। इसीलिए बोला गया कि मानव विकास को डायरेक्ट विकास के साथ जोड़ा गया, आय के साथ जोड़ा गया। आय अगर ऊंची तो मानो विकास ऊंचा। देन सेकंड है कल्याण उपागम। ओके, तो सेकंड है कल्याण उपागम। यह उपागम जो है ये शिक्षा हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गया, स्वास्थ्य है, सुख है, साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। यह उपागम मानव को लाभार्थी बनाता है, सभी विकासनात्मक गतिविधियां के लक्ष्य के रूप में भी देखता है ये उपागम। यानी कि बच्चों, जो सरकार वो कल्याण पर अधिकतम व्यय करती है। क्यों करती है? ताकि मानव विकास का जो स्तर है उसमें वृद्धि हो सके, और इसके लिए सरकार जो होती है वो जिम्मेदार होती है कि वो कल्याण के ऊपर खर्च करेगी जिससे मानव विकास में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिखिएगा, यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। यानी यह उपागम जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक सुरक्षा हो गई, सुख हो गया, साधनों पर एक उच्चतर सरकारी व्यय यानी खर्च का तर्क देता है कल्याण उपागम। देन इसका फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा कि यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा विकासनात्मक गतिविधियों के लक्ष्य में के रूप में देखता है। इसमें सरकार द्वारा जो व्यय मतलब जो सरकार द्वारा
खर्च किया जाता है, चाहे वो शिक्षा पे हो, चाहे वो स्वास्थ्य पे हो, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पे हो, सुख साधनों पर हो, चिकित्सा पर हो। और क्यों खर्च किया जाता है? क्योंकि जो मानव विकास है उसमें हमेशा वृद्धि होती रहे, उसमें कोई कमी ना हो। तो कल्याण उपागम यही बताता है कि सरकार द्वारा जो व्यय होता है, सरकार द्वारा जो खर्च होता है, मानव क्यों होता है? क्योंकि मानव विकास में लगातार वृद्धि हो, इसमें यही समझाया गया है। थर्ड है आधारभूत आवश्यकताओं का। ओके बच्चों, तो हमारा थर्ड है आधारभूत आवश्यकता उपागम। ओके, तो इसमें बताया गया है कि इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने प्रस्तावित किया था। ILO आपको सबको पता है कि ILO का जो मुख्यालय है वो इटली रोम में स्थित है, तो ये आपको पता ही होगा। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जो कि हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल पूर्ति, स्वच्छता, आवास की पहचान की गई है। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की अपेक्षा की गई है तथा मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंग्लिश में ILO ने प्रस्तावित किया था। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। 6 न्यूनतम आवश्यकताएं ये डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है आपको, तो ये आपको याद करके चलनी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान पहला हो गया। आवास, क्योंकि इसमें भी लिखा है रोटी हो गया, भोजन हो गया, और शिक्षा हो गई, आवास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जल पूर्ति हो गई, स्वच्छता का भी ध्यान दिया जाता है। इनमें मानव विकल्पों के प्रश्नों की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों को मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की ओर दिया गया है। देन फोर्थ है हमारा क्षमता उपागम। फोर्थ है क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रो आत्मर सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन इसकी हो जाएगी कि इस उपागम का जो संबंध है वो प्रोफेसर जो हैं अमर्त्य सेन से है, और संसाधनों तक पहुंच, तो अमर्त्य सेन से है इस उपागम का संबंध। एंड सेकंड पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि संसाधनों तक पहुंच के लिए मानव विकास क्षमताओं का निर्माण मानव विकास की कुंजी है। बढ़ने मानव विकास की कुंजी है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। या फिर आप डायरेक्ट ये डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। उपागम, तो अगर 4 स्तंभ पूछेगा तो उपागम नहीं पूछेगा, अगर आपका ये उपागम पूछेगा तो 4 स्तंभ नहीं पूछेगा पेपर में। तो बच्चों अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन में देती हूँ कि मानव विकास क्यों ज़रूरी है। मानव विकास क्यों ज़रूरी है? ताकि देश का विकास हो सके, मानव का विकास हो सके, मनुष्य का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके, तथा नई तकनीकों, नई टेक्नोलॉजी, नई प्रौद्योगिकी का विकास हो सके, और संसाधनों को कैसे सही ढंग से उपयोग करना है, उन उपयोगों के लिए भी संसाधनों का विकास हो सके, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ को भी अवसर मिले कि वो संसाधनों का उपयोग अच्छी तरीके से कर सके। तो ये मानव विकास हो गया। मानव विकास क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो देश की बढ़ती हुई वो है GDP वगैरह, वो हमेशा उच्चतम ही रहे। तो ये मानव विकास के कई सारे अहम पहलू हैं जो आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। तो बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत क्या आता है कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तय करता है। यह 0 से 1 के बीच का स्कोर होता है। जो 0 की साइड यानी 1, 2, 3 ऐसे जो स्कोर्स होते हैं ये काफ़ी हद तक ठीक माने जाते हैं। तो ये इसमें बताया गया मानव डेवलपमेंट इंडेक्स में ये 0 से 1 के बीच का स्कोर होता है। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो और अगर आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।